चलिए, okay. So in the last class, we were discussing about the distribution channel. What is the meaning of distribution and why it is important for the marketers to use a proper distribution system. See, the products are different. The utilization of the product is different. तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो जब तक कंज्यूमर के पास अवेलेबल नहीं होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा, अफोर्डेबल नहीं होगा, कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू परचेज इट. सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये हमें बताता है कि हमें कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोवाइड करना है. हाउ, ठीक है. सो यू ऑल नोज कि कंज्यूमर को लास्टली जो पर्टिकुलर कौन प्रोडक्ट सेल करता है, दैट इज रिटेलर्स, राइट. सो जो हमारा चेन है वो कहां से शुरू होता है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड दैट इज एंड टू द कंज्यूमर. सो मैन्युफैक्चरर से आपके होलसेलर तक आता है सामान, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर टू लास्टली कंज्यूमर. सो दिस इज अ नॉर्मल सप्लाई चेन. ठीक है, ये नॉर्मल सप्लाई चेन है. बट अभी जो है, अभी का जो ट्रेंड है, बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट नाउ देयर इज अ ट्रेंड ऑफ द D2C, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स. आ रही बात समझ में सबको? D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर पा रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स. ठीक है. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस मुझे याद है कि हम लोग कर रहे थे, तो फंक्शंस देखते हैं. सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, which I already elaborated, that once the retailer are selling the product to the consumers, now consumers, if they have any knowledge about the latest product या demand, they are going to convey this message to the retailers. And what retailers are going to do? Retailers are going to send those messages to the manufacturers, right? So because of this, there is a communication flow, or we can say information flow, from the retailer to the from the consumer to the manufacturer and manufacturer to the कंज्यूमर. ठीक है. सो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो गैदर होता है वो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, तो कई बार उनको बहुत ज्यादा आइडिया होता है अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड डिमांड. सो इट इज हेल्पफुल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू टेक डिसीजन एंड मेकिंग स्ट्रैटेजी एंड फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. Raise your hand. Clear? Okay. चलिए. Next one is promotion. So channels जो है आपके promotion में भी help करता है. I told you earlier about it as well, that sometime retailers are promoting the product to the consumers, that please purchase this product, this one is better than this one. So this comparison and this promotion is done by the retailer as well, and because of that only you are able to take the decision. So promotion जो होता है, channels जो है, चैनल का मतलब होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, चैनल. ठीक है. तो चैनल जो है वो मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है बाय टेकिंग ऑन द जॉब ऑफ प्रमोशन. सो द प्रमोशन इज नॉट ओनली डन बाय द मैन्युफैक्चरर बट द होलसेलर, द रिटेलर्स एंड द एजेंट्स, दे ऑल आर बेसिकली एंगेज्ड इन द प्रमोशन, बट इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके से दे ऑल आर प्रमोटिंग द ब्रांड. ठीक है. एक प्रॉपर परसुएसिव कम्युनिकेशन जो रिटेलर कर सकता है ना, क्योंकि फाइनली रिटेलर ही है जो आपके कस्टमर से को प्रोडक्ट सेल करता है, तो कंज्यूमर जो है वो फ्रीली उनसे क्वेश्चन भी करता है, और यहाँ पर रिटेलर जो है उनको परसुएड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए, और कंज्यूमर बिलीव करके खरीदता भी है ना. सो अगर एक प्रॉपर परसुएसिव कम्युनिकेशन होगा तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. एंड कंज्यूमर्स आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट. ठीक है. बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, दे आर डूइंग द विंडो डिस्प्ले. अच्छा, विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे ब्रांड में देखा होगा जो बाहर जो शीशे लगे होते हैं, जो ग्लास लगा होता है, उसमें क्लोथ्स डमीज होती है, मैनीक्वींस होती है, वो कपड़े पहने होते हैं, न्यू ब्यूटीफुल लेटेस्ट, तो इसको हम बोलते हैं आपका विंडो डिस्प्ले. जब आप ग्लास के अंदर से आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो ताकि वैसे कस्टमर जिनका कोई भी परचेज करने का कोई भी डिसीजन नहीं है, तो भी बिकॉज ऑफ द attraction toward the product they are purchasing those product, right? So window display is also the part of the promotion and it is done by the retailers.
ठीक है. The persuasive word and communication is also done by the retailers to the consumers, as well as the direct mails are also provided sometime by the retailers. जैसे क्रोमा के बारे में मैंने बताया था कि that is a big retailer, तो वो हमेशा आप देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप परचेज करते हैं ना, जैसे मैंने वहां से लैपटॉप खरीदा था, तो मुझे हमेशा वहां से एक मेल या मैसेज आता रहता है, कभी भी कोई डिस्काउंट होता है या कोई नया प्रोडक्ट अराइव होता है. ठीक है. एंड क्रोमा कोई ब्रांड नहीं है, बल्कि वो एक रिटेल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल करता है, जैसे आदित्य विजन. ठीक है. सो हेयर द रिटेलर्स आर ऑल्सो सेलिंग द मेल टू द कंज्यूमर्स. तो मेल भी भेजता है, तो एक तरीके से वो भी प्रमोशन होता है, विंडो डिस्प्ले करता है. कई बार जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो जनरल स्टोर वगैरह वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेल्फ जो है वो स्पेशली आपके ब्रांड के लिए वो फिक्स कर देते हैं और उसके थ्रू भी वो प्रमोशन करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरर जो है या फिर जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर शेल्फ को एकदम प्रॉपरली डेकोरेट कर देंगे और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन. सो इसको कहते हैं इन शॉप प्रमोशन. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन. क्लियर है सबको? Everyone, this point is clear? Raise your hand. Okay. Next one is contacts. If we are talking about the contacts, जो channels है वो reduce करता है, reducing the number of contacts needed for reaching consumers. So no manufacturer can economically contact all the consumers. देखो आप लोगों को भी पता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है या फिर एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश्ड है या फिर सेटअप है वहां पर, बट वो हर कंज्यूमर के ऊपर एक मैन्युफैक्चरर फोकस कभी भी नहीं कर सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल दैट. दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर टू आप दोनों के लिए, अनीता एंड राजू. 11:15 टाइमिंग है और अभी आप लोग आ रहे हैं क्लास में. कॉन्टैक्ट्स. सो चैनल जो है वो आपके जो ये जो बोल सकते हैं ना, जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क है मैन्युफैक्चरर का हर कंज्यूमर से कांटेक्ट कर पाने का, वो पॉसिबल तो देखो है ही नहीं. अगर आप देखो तो इफिशिएंटली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू contact with each and every consumer. It is not possible. So who is going to make this work easy? So this is done by the channel members. जो channel members हैं, they are going to collect the contact. अब एग्जाम्पल में अगर एक कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है, और एक मैन्युफैक्चरर यूनिट है. अब ये कन्वीनियंस जो स्टोर है ना, ये कंज्यूमर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकता है, बट ये मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता. सो कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का काम जो है ना, ये चैनल मेंबर्स करते हैं आपके. ठीक है. और इससे मैन्युफैक्चरर को क्या होता है, हेल्प मिलता है. ठीक है. सो सारे मैन्युफैक्चरर हर एक कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, तो यहां पर कौन हेल्प कर रहा है, आपके इंटरमीडियरीज और मेंबर ऑफ चैनल. ठीक है. और वो कम्युनिकेट करते हैं उनसे, वो फिर उनको मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. सो दिस इज कॉन्टैक्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बोल सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका जो कॉम्प्लेक्स टास्क है दैट इज गोइंग टू बी बिकम इजी. Right? This point is clear? Everyone, raise your hand. Okay. Breaking bulk. Breaking bulk. See, what I told you earlier, कि आप कभी भी जैसे गोविंद मित्रा रोड चले जाओ, वो पटना में आपका होलसेलर है मेडिसिन का. Vaishnavi, you want to ask something or you this point is clear? So I don't know. I'm not able to understand. You want to ask something? Yes, Vaishnavi. Yes, मैम. कॉन्टैक्ट्स में मैम जो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, इसका मीनिंग थोड़ा बता दीजिए. हाँ, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नीडिंग फॉर रीचिंग द कंज्यूमर का मतलब ये है कि तुम एक चीज सोचो कि मान लो कि यू आर वर्किंग एज अ काउंसलर, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, कि यू आर वर्किंग एज अ काउंसलर. डू यू थिंक दैट इफ यू विल गेट द वर्क टू कॉन्टैक्ट 1500 people in a single day, you are able to do it? No, ma'am. Is it possible? No, it is not efficient. It is not possible because you have no idea that how one people are going to take your time. हो सकता है एक पर्सन आपसे 2 घंटे भी ले ले, एक पर्सन आपका 5 घंटे भी ले ले. पॉसिबल है? Yes, सही बात है.
Yes, ma'am. So it is not possible for the manufacturer to contact each and every consumer. No doubt they want to sell product to each and every consumer. हर एक को सेल तो वो करना चाहते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये कांटेक्ट का जो काम है ना, that is going to done by the intermediaries or the members who are there in the supply chain. जैसे आपके होलसेलर हो गए, डीलर हो गए, आपके रिटेलर्स हो गए, आपके एजेंट हो गए. So they are doing such kind of thing. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो रिड्यूस करने का मतलब है मैन्युफैक्चरर के टर्म में कि मैन्युफैक्चरर सबसे कांटेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये कांटेक्ट वाला काम बढ़ाएगा कौन? तो भाई उसके मेंबर्स बढ़ाएंगे. जैसे रिटेलर्स जो होते हैं, जैसे अगर हम अपने घर के आसपास किसी स्टोर से सामान खरीदते हैं तो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं ना रिटेलर से. मैन्युफैक्चरर के पास में टाइम है कि वो 5 लाख लोगों के साथ कांटेक्ट बना ले, 50 लाख लोगों के साथ कांटेक्ट बना ले? नहीं पॉसिबल है. लेकिन इंफॉर्मेशन जो है दैट इज टेकन फ्रॉम द रिटेलर टू द फाइनली मैन्युफैक्चरर, बट द डीलिंग जो होना चाहिए दैट इज डन बाय द मेंबर, चैनल मेंबर्स. क्लियर हो गई बात वैष्णवी? वैष्णवी, दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, ठीक है. चलिए, सो ब्रेकिंग बल्क का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग बल्क का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब मुझे जो है, अगर मुझे एक सॉल्ट का पैकेट चाहिए, सो आई एम मतलब मेरी फैमिली जो है और मेरे हिसाब से जो कंजप्शन होगा दैट इज एक पैकेट 2 महीने चलता है एग्जाम्पल के लिए. सो आपको क्या लगता है कि मैं एक पैकेट खरीदूंगी या मैं 100 पैकेट खरीदूंगी? हाउ मेनी पैकेट आई एम गोइंग टू परचेज? ओनली वन. So being a consumer, I am going to purchase the product according to my need and demand. But the wholesalers are those who are going to sell those products to the retailer and agent. Retailers are those who are going to sell the product to the consumers. So in short, the bulk, जो थोक है, थोक जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूटता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे डिमांड बढ़ता जा रहा है. जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक महीने में वो बनाती है 1 करोड़ सॉल्ट का पैकेट. 1 करोड़ सॉल्ट का पैकेट अगर वो बना रही है एक महीने में, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो 1 करोड़ जो है वो एक रिटेलर कभी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका 1 करोड़ एक महीने में सेल हो जाए पॉसिबल ही नहीं है. तो वो मल्टीपल होलसेलर्स को प्रोडक्ट सेल करेगा. अब वो जो मल्टीपल होलसेलर्स है वो मल्टीपल रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड. अब जो छोटे से लोकेलिटी में अगर एक छोटा सा स्टोर है तो उनको पता है कि उनके महीने में सिर्फ 5 पैकेट सॉल्ट सेल होंगे, तो वो उस हिसाब से खरीद लेंगे. जो बड़े रिटेलर्स है जैसे बिग बाजार वगैरह जो है, उनको पता है कि उनके एक महीने में लगभग 500 से 1000 सॉल्ट जो है वो सेल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से डिमांड करेंगे. तो जो बल्क है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है और फाइनली हम लोग एक यूनिट प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहे हैं. आ गई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज सप्लाई इन असॉर्टमेंट. सप्लाई इन असॉर्टमेंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. सप्लाई इन असॉर्टमेंट. So consumers जो हैं, they need an assortment of various products from the various companies. Assortment का मतलब होता है number of products available in your store or in the company. ठीक है? तो consumer जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनको एक मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, अब जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा टी, राइट? सो चैनल जो है वो क्या करता है? उनको कंबाइन करके वो सारे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करता है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक सॉल्ट की कंपनी सॉल्ट बना रही है तो एक रिटेलर से सॉल्ट तो नहीं बेचेगा, खास करके जो जनरल स्टोर और जो ग्रोसरी आइटम सेल करने वाले हैं. दे विल हैव मल्टीपल आइटम्स, लाइक दे हैव द स्पाइसेस, दे हैव ऑयल, दे हैव बाथिंग सोप, दे हैव मल्टीपल आइटम्स, राइट? सो हियर द सेम थिंग इज कि लाइक जो कंज्यूमर्स हैं उनको मल्टीपल प्रोडक्ट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. चैनल जो है वो क्या करता है? दे आर बेसिकली कंबाइनिंग द प्रोडक्ट्स. जो भी मैन्युफैक्चरर जो है वो वैरी कर सकते हैं. जैसे एक कंपनी सिर्फ सॉल्ट बना रही है मान लीजिए, एक कंपनी जो है क्लोथ्स बना रही है, एक कंपनी जो है वो स्पाइसेस में डील कर रही है. तो रिटेलर्स क्या करेंगे? दे आर बेसिकली गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम अ होलसेलर, ईदर द होलसेलर्स हु आर डीलिंग विद द मल्टीपल प्रोडक्ट, अदरवाइज ऐसे अलग अलग होलसेलर से वो अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज करेंगे.
ठीक है, और फाइनली कंज्यूमर्स हैं उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ? अब जैसे कोई कंज्यूमर है, अब जैसे मुझे मुझे जाना है कहीं पर, मुझे ट्रैवल करने जाना है और मुझे पता है कि मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे टूथब्रश चाहिए, मुझे फेस वॉश चाहिए, तो एक ही शॉप से मैं कोशिश करूंगी ये सारे प्रोडक्ट खरीद लेने का, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे प्रोडक्ट एक शॉप में अवेलेबल हो। अब इस अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो आपके रिटेलर्स होते हैं, या तो वो मल्टीपल होलसेलर के साथ डील करते हैं, या तो एक ही होलसेलर जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे वो डील करते हैं। सो सप्लाई इन असॉर्टमेंट का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू द रिटेलर्स एंड दे आर गोइंग टू सेल दोस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइस निगोसिएशन। प्राइस निगोसिएशन, okay, what is the meaning of negotiation? In short, understand this point, bargaining, ठीक है, बार्गेन करना। अब ये चीज तो बहुत लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबका वैरी करता है, ये जो तरीका होता है बार्गेन करने का। some people are hesitate, they are not able to bargain, some people are purchasing products from the fixed rate shop, ठीक है, some people are very good in bargaining. So here this is the term price negotiation का मतलब ये है कि जो चैनल मेंबर्स हैं, हमेशा याद रखिएगा चैनल मेंबर्स कौन कौन है, आपके मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, वो तो सबसे पहले आपके वहीं से प्रोडक्ट जो है वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। इन बिटवीन जो है आपके एजेंट्स है, होलसेलर है, रिटेलर है, एंड फाइनली कंज्यूमर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ये जो सप्लाई चेन है वो तभी स्मूथली प्रोसेस करेगा जब जितने भी बायर और सेलर हैं वो एक दूसरे के साथ कंसेंट होंगे प्राइस में। अब एग्जांपल में जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया, उसको एक प्रोडक्ट बनाने में, मान लीजिए एक पैकेट सॉल्ट जो है उसको प्रोसेस करने में उसे 10 रुपीज लगा। कितना रुपया लगा? 10 रुपए, ठीक है। अब उस 10 रुपीज के बाद उसे वो सेल कर रहा है होलसेलर को एट द रेट ऑफ 12, ठीक है। तो 2 रुपीज का वो मार्जिन लेके चल रहा है। अब होलसेलर कहेगा नहीं मुझे ये 11 रुपीज में आप दीजिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर कहेगा ठीक है, तो वो 11 रुपीज में ले लिया उसने, ठीक है। अब होलसेलर जो है, अब वो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा पैकेट रिटेलर के पास पहुंचेगा, अब रिटेलर को होलसेलर 15 रुपीज में सेल कर रहा है, तो रिटेलर कहेगा नहीं मुझे 15 में नहीं चाहिए, मुझे 13 में चाहिए, ठीक है। यहां पर वो फिर 13 में परचेज करेगा और फाइनली वो प्रोडक्ट को वो 20 रुपीज में सेल करेगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर भी बार्गेन करके कह सकता है कि नहीं मुझे ये 20 में नहीं, मुझे 18 में चाहिए। So the bargaining, or we can say the price negotiation, can be possible in the supply chain where, ठीक है, that is possible in the supply chain and it is acceptable by both buyer and producer, buyer और seller, ठीक है। अब आप देखिए मैन्युफैक्चरर बायर सेलर है, तो होलसेलर जो है वो बायर है, होलसेलर जो है वो सेलर है, तो रिटेलर जो है वो बायर है, रिटेलर अगर सेलर है तो कंज्यूमर बायर है। So this is going to be happen, and in each stage there can be possibility of the price negotiation, or there should be a consent for the price whatever the wholesaler is asking to the retailer, retailer is asking to the consumer. So I guess this point is clear. This point is clear, and sometimes this is happening कि जो आपका MRP होता है, maximum retail जो price होता है, that is already fixed. Like for example, 20 rupees for salt is already fixed. So in that situation, if the manufacturer को वो cost 10 रुपए का पड़ रहा है, तो वो 10 रुपए बीच का वो margin है। अब वो margin जैसे जैसे जितने भी आप multiple mediators को involve कीजिएगा, उतना ज्यादा वो margin short होता चला जाएगा। अगर आपने कम mediators को involve किया तो margin high रहेगा, या अगर आपने ज्यादा मेडिएटर्स को इन्वॉल्व किया, इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व किया, तो वो मार्जिन कम होता चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बिग बाजार, ठीक है, बिग बाजार जो आपकी ग्रोसरी आइटम्स के साथ डील करती है, डिपार्टमेंटल स्टोर है वो, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा कुछ डिस्काउंट या ऑफर्स देते हैं। डू यू नो व्हाई? बट वही घर के आसपास के स्टोर जो है वो कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देते, फिक्स्ड MRP पे फिक्स रेट लेते हैं। अगर वो 20 रुपीज का है तो दे आर गोइंग टू टेक 20 रुपीज ओनली।
Even they are not going to give you discount for 1 rupees. Why this is possible? Why this is happening? Because जो छोटे आपके स्टोर होते हैं, छोटे रिटेल स्टोर होंगे, वो मल्टीपल मीडिएटर्स के थ्रू वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं. अब उनके पास इतना मार्जिन ही नहीं होता है कि वो फाइनल कंज्यूमर को कोई भी डिस्काउंट दे पाए. लेकिन जो रिटेलर्स, बड़े रिटेलर्स हैं जैसे बिग बाजार हैं, वो बहुत लिमिटेड मीडिएटर्स को इन्वॉल्व करते हैं व्हेन दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट. समटाइम इवन रिटेलर्स आर परचेजिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. That's why they are giving the heavy discount on the grocery or grocery items as well. ठीक है? So this is because of this total margin and number of mediators. I guess this point is clear to everyone. Clear है? This point is clear? Raise your hand. Okay. Okay. Let's move toward the next point. That is physical distribution. Physical distribution. So what is the meaning of physical distribution? Do one thing. I am just अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं तभी कीजिए जब क्वेश्चन है, अदरवाइज थम्स अप कीजिए. अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि आप क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं या पॉइंट क्लियर है इसलिए आप मतलब हैंड रेज कर रहे हो. सो दिस कैन बी पॉसिबल. तो आप लोग को जब क्लियर हो तो थम्स अप कीजिए, और जब अगर आपको कुछ पूछना हो तो हैंड्स अप कीजिए. ठीक है, चले. सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं अगर बात करूं तो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवाते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते ही होंगे सारे लोग. ठीक है, कोविड पीरियड के बाद तो आपके जो लैगार्ड्स थे दे आर आल्सो बेसिकली बिकम द कंज्यूमर ऑफ द ई कॉमर्स. ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बताती हूँ कि जो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो प्रोडक्ट जो है, आपका जो गुड्स है, वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है. हमारे लिए तो बहुत इजी होता है कि हम ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट पसंद आता है, पेमेंट करते हैं और फाइनली वो ऑर्डर हो गया. अब हमें वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना भी डिलीवरी टाइम पीरियड वो लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट हमें डिलीवर भी हो जाता है. ठीक है, वो भी समझ में आया. Do you know that how this system is going to work? So there are the multiple points जहां पर आपका प्रोडक्ट जो है वो रिवॉल्व होता है, या फिर बोल सकते हैं वो घूमता है. कैसे? यहाँ पर आप देखो, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं अपने वेयर हाउसेस में या फिर होलसेलर को देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आएगा आपका, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है. हैंडलिंग होगा, प्रोडक्ट को आप हैंडल कैसे करते हैं. वेयर हाउस, वेयर वी आर मेकिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री. ठीक है, स्टॉक करते हैं. और उसके अलावा आपके पास अगर कोई सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वहां पर भी आप प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकते हैं. ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही वहां पर आपका एक बिल रेडी हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसके बाद ही वो बिल के थ्रू आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस होता है और वेयर हाउस से वो बाहर जाता है, फिर डिलीवरी और कुरियर बॉय को मिलता है, फिर जाकर वो आपके घर तक, आपके बोल सकते हैं ना कि आपके घर तक वो डिलीवर होता है. राइट. So inventory management, handling, product या goods handling, transportation, sub distribution, order processing. ठीक है, material handling लिख लीजिएगा, handling के आगे material handling. ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग चैनल में क्या होते हैं, कैरी होते हैं. ठीक है, so physical distribution is also required when we are basically there in the supply chain management. It is a part of supply chain management in short. Sorry. चलिए, next one is risk taking. Risk taking. So this point is clear. Physical distribution कि ऑन रोड ये किस तरीके से काम करता है, एक प्रैक्टिकल वे में हाउ इट इज वर्किंग. दिस पॉइंट इज क्लियर दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इफ दे आर इन द चैनल्स. क्लियर हो गया ये? ओके. व्हाट इज रिस्क टेकिंग? तो रिस्क टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने कई बार ये चीज सुना होगा, अपने रिटेलर जो आपके आसपास, घर के आसपास रिटेलर हैं, वो कई बार बोलते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो गया और ये सेल नहीं हुआ. So this is so many times this is happening that some of the products are not sold by the retailers and they are basically facing financial problem as well. ठीक है, क्योंकि आप सोचिए कितना कम मार्जिन में वो प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनका अगर इस तरीके से लॉस होगा तो दैट इज अ बिगर लॉस फॉर देम. राइट. सो यहाँ पर सेम वही चीज है
कि चैनल्स जो है वो आपके, मैंने एक नॉर्मल टर्म बताया, चैनल्स जो है वो कई बार आपके बिजनेस रिस्क को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोडक्ट सेल कर देता है। अब होलसेलर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो आगे रिटेलर को सेल करे या फिर एजेंट या डीलर को सेल करे, ठीक है। सो बोल सकते हैं हम कि जो आपका प्रोडक्ट है, कई बार यहाँ पर ये दो बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व है। डिटेलर्स तो कई बार फाइनेंशियल रिस्क को भी देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाता है उनका, प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो देयर इज अ रिस्क विच इज रिलेटेड विद द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज द डिटोरिएशन ऑफ द गुड्स, या फिर बोल सकते हैं डैमेज हो सकता है आपकी गुड का। So these things can be possible in the supply chain, but this can be absorbed by the mediators. जैसे अगर एक बार अच्छे से अगर आपका मैन्युफैक्चरर जो है उसने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा दिया होलसेलर को, तब होलसेलर की जिम्मेदारी उस प्रोडक्ट को सेफली रिटेलर तक प्रोवाइड करने की। अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर प्रॉपर है और होलसेलर से रिटेलर तक जाने में प्रोडक्ट डैमेज होता है, तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होलसेलर, नॉट मैन्युफैक्चरर। सो वी कैन से that the risk which is related with the transportation of the goods is going to be absorbed by the number of mediators are there in the supply chain. Clear हो गई बात, समझ में आया? क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया पॉइंट? यस। हाँ, एक और चीज मैं बताऊंगी आपको कि एक और रिस्क जो है वो हमेशा ही रहता है। जैसे अगर आप कोई ग्लास आइटम्स देख लो, जितने भी आपके डेकोरेशन के ग्लास आइटम्स वगैरह होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि फ्रेजाइल होता है, कहीं भी अगर वो कुछ भी हुआ वो टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है कंज्यूमर तक, तब तक वो रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट की कैरेक्टर ऐसी होती है कि दैट कैन बी डैमेज इजिली, राइट? So there is always a risk which is associated with the goods if there is a बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है goods का। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। ओके, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उधार पे सामान लेते हैं, क्रेडिट पे सामान लेते हैं। Why they are doing so? क्यों वो ऐसा करते हैं? बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो फाइनेंसिंग का यहाँ मतलब ये है, वो सिर्फ मैंने एक ऐसे आपको टर्म बताया, चैनल्स हेल्प्स बाय द एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर एंड इंश्योरिंग द सेल। तो आप देख सकते हैं कि आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि दे आर बेसिकली सेलिंग इट टू द wholesaler on the credit basis. Sometimes wholesalers are selling the product to the retailer on the credit basis. Retailers are selling that product to the consumer on क्रेडिट बेसिस, ठीक है, उधार के बेसिस पे वो सेल करते हैं। सो यहाँ पर आपका जो टर्म है, यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए, दे यूज फाइनेंसिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। I guess this point is clear to everyone that what is the process of like providing the product to the consumers. So many consumers are still taking the product on the credit basis, and this facility is provided by the retailers as well as the wholesalers are also providing this facility to the retailers. So I guess this point is clear, right? This point is clear, everyone. This point is clear. Class, raise your hand. This point is clear. Okay. Chali. Next one is selling. So I guess this point, I don't need to elaborate this point, but still, जो मार्केटिंग चैनल मेंबर्स हैं, दे प्रमोट द प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। अब नाउ दिस पॉइंट एवरीवन नोज, ये पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके या जो अफोर्ड कर सके, ठीक है, और जिनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया हो, और जो भी टारगेट मार्केट के कस्टमर्स हैं, तो दे आर पोटेंशियल कस्टमर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि BMW और Audi जो है, द मिडिल क्लास फैमिली, दे आर नॉट एबल टू परचेज इट, राइट, बट रिच पीपल, सेलिब्रिटीज, दे आर एबल टू परचेज BMW as well as this Audi easily. Why? Because the price of that car is very high. It is impossible for so many people to purchase it. ठीक है, तो सब लोग उसके टारगेट कस्टमर्स नहीं हो सकते, सब कोई पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं हो सकते।
तो पोटेंशियल कस्टमर्स वही होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है। सो जो मार्केटिंग चैनल है, मार्केटिंग चैनल में आपके वही रिटेलर, एजेंट्स, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे प्रमोट प्रोडक्ट्स टू द पोटेंशियल कस्टमर। वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं किसके लिए? पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। they help in introducing and establishing new products in the market. So जो channel members हैं वो आपके ब्रांड को मार्केट में establish करने में भी हेल्प करते हैं, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, प्रमोशन में भी ये पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। बहुत सारे बायर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपके रिकमेंडेशन ऑफ द डीलर्स पे। जैसे आपको मैंने बताया था कि कई बार हम अपने रिटेलर्स पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो हमें कन्विंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट मत खरीदिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैम ये आप मोबाइल फोन मत परचेज कीजिए, आप ये वाला मॉडल परचेज कीजिए, तो हम लोग कई बार उनकी बातों में आ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वी ट्रस्ट ऑन आवर रिटेलर्स, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। दिस इज अदर देन द परसुएसिव सेलिंग। जो चैनल है वो कई बार आपके चैनल जो है दे आर ऑल्सो हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग द प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स सर्विसेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेलिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर्स और एंड यूजर्स, ठीक है। सो सेलिंग भी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। Next one is flows of distribution. Yes, Ruchi, just wait for a sec. हाँ बोलो। मैम मैं कह रही थी कि सेलिंग में आपने बताया कि ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है, तो मैम कौन मदद करता है ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में? आपके रिटेलर्स का सबसे ज्यादा रोल होता है इसमें, आपके होलसेलर्स का भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो आपको खुद से रिटेलर बताते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट नहीं, ये खरीद लीजिए आप। Why they are doing so? Because of sometime they already knows about the quality of the product. उन्होंने बहुत ही favorable comment सुना होगा उस प्रोडक्ट के लिए। Either they are getting a very high margin on that product. अगर बहुत ज्यादा उनको मार्जिन भी मिलता है प्रोडक्ट में, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल करने के लिए, ठीक है। सो द मेंबर्स, जो आपके चैनल मेंबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर्स। क्लियर हो गई बात रुचि? यस मैम। हाँ, और एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो रिटेलर्स होते हैं कई बार उनको पोस्ट सेल सर्विसेज के भी जो वो खुद ही देखते हैं कई बार पोस्ट सेल सर्विसेज, या अगर आपका प्रोडक्ट को भी कोई डैमेज होता है तो अगर आप उसको वापस करने जाते हो तो आप मैन्युफैक्चरर को वापस थोड़ी करने जाओगे, आप रिटेलर को चाहते हो करने ना। सो बिकॉज ऑफ द सर्विसेज एंड द परसुएसिव वर्ड्स वॉट एवर दे आर यूजिंग, ठीक है, दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर बोल सकते हैं फॉर मेकिंग द कस्टमर लॉयल, ताकि कस्टमर जो उनके साथ लॉयल रहे। अगर वही मैं किसी रिटेलर में जाऊंगी और मुझे उन्होंने प्रोडक्ट डैमेज दे दिया है और वो वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में मैं उस रिटेल स्टोर में जाना अगली बार पसंद नहीं करूंगी, है ना। सो सेलिंग में आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो चैनल मेंबर्स हैं, दे आर हेल्पफुल। रुचि क्लियर हो गया? रुचि, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? ओके ओके, चलिए फ्लोज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो देखिए जो मार्केटिंग चैनल है आपका हैंडल एंड टेक केयर ऑफ ऑल फ्लोज विच इज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बेसिकली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है डिस्ट्रीब्यूशन में? एक तो फिजिकल फ्लो होता है आपके प्रोडक्ट का, यानी जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर से मीडिएटर या इंटरमीडिएटरीज के पास आता है, ठीक है। उसके अलावा टाइटल भी फ्लो करता है। टाइटल या ओनरशिप ऑफ द गुड्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये मोबाइल का कवर परचेज किया है, ठीक है, कर लिया परचेज को और मैंने इसके लिए 200 रुपीज पे किया, तो नाउ द ओनरशिप एंड टाइटल इज ट्रांसफर टू मी फ्रॉम द सेलर, राइट। सो वही चीज बोला जा रहा है कि टाइटल और ओनरशिप जो है वो भी फ्लो होता है लेकिन गुड्स में होता है, ठीक है। एंड जो रिस्क भी फ्लो होता है ऑब्वियसली,
अगर मान लीजिए कोई वेजिटेबल वेंडर्स है, और अगर आप मैं बोलूँ फ्रेश मार्केट और ये जो है सुपर मार्केट होते हैं वो वेजिटेबल्स के साथ भी डील करते हैं, तो वहां पर रिस्क भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो आगे चल के वो प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, रिस्क भी फ्लो करता है, प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस हैं। निगोसिएशन भी फ्लो करता है, आपका बार्गेनिंग एंड वो सारे एग्रीमेंट्स और ये भी फ्लो करता है। फाइनेंस और पेमेंट भी फ्लो करता है। आपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज किया 1 लाख का, तो आपने 1 लाख रुपीज पेमेंट किया। होलसेलर से रिटेलर ने 50,000 का परचेज किया, तो 50,000 रुपीज होलसेलर के पास गया। तो देयर इज अ फ्लो ऑफ मल्टीपल थिंग्स बिटवीन द सप्लाई चेन। ठीक है, बिटवीन द मार्केटिंग मेंबर्स या सॉरी चैनल मेंबर्स। ठीक है, सो ये जो फ्लोज होते हैं ये फॉरवर्ड भी होते हैं, यानी इट कैन बी गो टुवर्ड द लेफ्ट साइड, इट कैन बी गो टुवर्ड द राइट साइड, इट कैन बी गो टुवर्ड द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। So we can say, इसमें अभी अपवर्ड डाउनवर्ड का नहीं बताया उन्होंने, मैं बताऊंगी बाद में से। सो द फ्लोज कैन बी पॉसिबल इन बोथ वे। अगर इसको नॉर्मल देखो तो आप देखो फॉरवर्ड आगे की तरफ और बैकवर्ड पीछे की तरफ। ठीक है, सो दैट फ्लो कैन बी पॉसिबल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, एज वेल एज इट कैन बी फ्लो just in a different or opposite way, consumer to the retailer, retailer to the wholesaler, wholesaler to the manufacturer. Because होलसेलर से गुड्स ट्रांसफर हुआ, ये ध्यान से सुनिएगा, होलसेलर से गुड्स ट्रांसफर हुआ, सॉरी मैन्युफैक्चरर से गुड्स ट्रांसफर हुआ होलसेलर के पास, तो होलसेलर ने जब पेमेंट किया आपके मैन्युफैक्चरर को, तो ये बैकवर्ड हुआ। ठीक है, सो दैट दीज फ्लोज कैन बी पॉसिबल इन बोथ वे, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अबाउट द गुड्स ओनली, बट द रिस्क भी फ्लो होता है आपका। ठीक है, आपका पेमेंट्स फ्लो होता है, उसके अलावा आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, आपका रिस्क फ्लो होता है, निगोसिएशन फ्लो होता है, प्रोडक्ट टाइटल फ्लो होता है। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्ट का। सो दीज फ्लोज आर पॉसिबल इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर? क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ये सारे फंक्शन सबको समझ में आ गया? सबको, एवरीवन? This point is clear? Okay. Functions of channels are already completed. Let's move toward the channel labels. Channel labels. Channel labels. Okay. So I already told you that there are multiple channel labels. Everyone, आप लोग सब लोग बुक देखिएगा, यहाँ पर बुक में मेंशन है there is a direct marketing channel or zero level channel. What is the meaning of zero level channel? When there is a no intermediaries in between of the manufacturer to the consumer. So zero level channel में क्या होता है कि manufacturer जो है they are directly selling their goods to the consumer. They didn't take the help of any of the intermediaries. किसी भी इंटरमीडियरीज को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, किसी को भी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया होता है। जब ये डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को, गुड्स को, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब वो अपने कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो दैट इज नोन एज द D2C कहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में यहाँ पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कहते हैं, या जीरो लेवल चैनल, जहां पर कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है अवेलेबल। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग जो है आपका, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर जीरो लेवल चैनल, दीज ऑल आर सेम। यस संदीप? हाँ बोलो संदीप। हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, there is some difference. I will elaborate it, right? When we'll do the some part of the e-commerce, then I'll elaborate it, right? ठीक है, चलिए। सो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और जीरो लेवल जो मार्केटिंग है आपका, जहां पर आपको एक भी इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तीन जो तरीका है डायरेक्ट मार्केटिंग करने का, पहला तो है डोर टू डोर, यानी कि पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा तुम लोगों को। डोर टू डोर होता है, मेल ऑर्डर होता है। ठीक है, मेल ऑर्डर के थ्रू आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर का जब खुद का स्टोर होता है तो उसके थ्रू भी दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। सो यानी कि अगर कोई कंपनी है, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल, बाटा जो है, दे आर नो डाउट दे आर डीलिंग विद द फ्रेंचाइज एज वेल। सो बाटा है, अगर उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है डायरेक्टली कंज्यूमर को,
तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने होलसेलर का कॉन्सेप्ट हटा दिया, उन्होंने रिटेलर का कॉन्सेप्ट हटा दिया, उन्होंने क्या किया 20 लोकेशन को चूज किया, वहां पर अपने खुद के स्टोर ओपन किए और वहां पर उन्होंने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी जो है उसने सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खुद से कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं है। अब जितना भी मार्जिन होगा, जितना भी बेनिफिट होगा, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। और इससे कंज्यूमर को भी बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि उनको हाई मार्जिन या बोल सकते सॉरी हाई डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल जाता है। मार्जिन इज समथिंग व्हेन दो बोल सकते हैं कि जब आप होलसेलर को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो मार्जिन के साथ सेल कर रहे हो। तो यहाँ बायर के टर्म में अगर बोला जाए, जो आपके एंड यूजर है कंज्यूमर के टर्म में बोला जाए, तो दिस इज बेसिकली अ डिस्काउंट। इसीलिए आपको हेवी डिस्काउंट पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट। और आपने इसीलिए नोटिस भी किया होगा कि ई कॉमर्स के थ्रू, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी कंपनीज प्रोडक्ट सेल करती हैं और डायरेक्ट सेल करती हैं, दे आर गिविंग हेवी डिस्काउंट ओवर द प्रोडक्ट, है ना, जिसको मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो यहाँ पर वही टर्म है कि जो आपका जीरो लेवल चैनल है, देयर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। Manufacturer directly dealing with the consumer and selling the product to the consumers. So this is zero level channel. Clear हो गया? This point is clear? Zero level channel. Okay. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल में लिखा है यूरेका फॉर्बस, दैट इज एक्वागार्ड जो आपका वाटर प्यूरिफायर है, दे आर ऑल्सो यूजिंग डोर टू डोर सेलिंग कॉन्सेप्ट। बाटा शूज के बारे में भी लिखा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज उन्होंने शुरू किया है कि नहीं। रेमंड टाइटन, ये सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं क्योंकि इनका खुद का स्टोर वो ओपन कराते हैं, सो दे आर नॉट गिविंग द फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज इज समथिंग विच इज डिफरेंट. They are basically opening their own store and selling the product directly to the consumer. So that is direct या zero level channel where they are selling the product directly to the consumers through their own retail store, showroom या retail store, exclusive showroom and retail store. I guess this point is clear to everyone. Confusion नहीं है ना किसी को भी? Clear हो गया? Okay. But ये जितने भी आपके ये जो आपके फूड आउटलेट्स हैं, जो रेडी टू ईट वाले जो आपके हैं, जैसे आपके मैकडी, आपका डोमिनोज, ये फ्रेंचाइज पे चलता है। एक बार मैंने बोला था आपको कि मुझे बाटा का एक बार चेक करना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज सिस्टम इन्होंने शुरू किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने बीच में सुना था कि दे स्टार्टेड द सिस्टम। लेट मी चेक वंस। ओके, नेक्स्ट वन इज वन लेवल चैनल। सो वन लेवल चैनल बेसिकली वहां पर क्या होता है कि आपका एक इंटरमीडियरी होता है, वन इंटरमीडियरी ओनली देयर इन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो वन लेवल चैनल में वन सेलिंग इंटरमीडियरी है और ये ज्यादातर रिटेलर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ना, बड़े बड़े जितने भी आपके सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, दे आर डूइंग दैट कि दे आर परचेजिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, राइट? सो वी कैन से दैट इन द वन लेवल चैनल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बिग बाजार एज वेल। ठीक है, तो जहां पर सिर्फ एक इंटरमीडियरी की जरूरत होती है। क्रोमा यू कैन टेक, क्रोमा का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। क्रोमा क्या करती है, दे आर बेसिकली परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड आइटम्स फ्रॉम द different manufacturer, like from the HP, from Apple. They are taking the items and they are displaying it in the Croma retail store, and after that the products are sold to the consumers in this way, right? So big retailers are in between the manufacturer and customer. That is one level channel. This point is clear? One level channel is clear? Ab Croma is not a brand of the manufacturer. Croma is a retailer. Croma retail है, ठीक है? आदित्य विजन रिटेल है, आ रही बात समझ में? और वो प्रोडक्ट कहाँ से लेती है? मैन्युफैक्चरर से लेती है। मल्टीपल जो उनके मैन्युफैक्चरर है, आपकी कंपनीज हैं जैसे डेल, एचपी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के जितने भी हैं ब्रांड्स, वहां से खरीदती है और फिर वो कंज्यूमर को सेल करती है। दैट इज अ वन लेवल चैनल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल, टू लेवल चैनल में आपके कौन कौन आएंगे? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो यहाँ टू लेवल चैनल होगा और सबसे ज्यादा यही यूज होता है, टू लेवल चैनल। और ये मैं बता दूं कि ये वो कंपनीज यूज करती हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करती हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया आपका, आईटीसी, एम्पेरिकल टोबैको कंपनीज हो गए। ये सारे के सारे जो हैं लगभग ये टू लेवल
चैनल यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके दो इंटरमीडियरीज होंगे। कौन कौन दो इंटरमीडियरी होगा? पहला होलसेलर, सेकेंड रिटेलर। दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear? Okay. Next one is three level channel. Three level channel. अब यहाँ थ्री लेवल चैनल में यहाँ एक वर्ड यूज है जॉबर, ठीक है? जॉबर हो गया या फिर कोई एजेंट हो गया, तो ये आपके होते थ्री इंटरमीडियरीज यहाँ पर इन बिटवीन होंगे आपके मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर में, होलसेलर, जॉबर, रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। सो ये जॉबर क्या करता है या एजेंट जो है, व्हाट ही और शी इज डूइंग बेसिकली, दे आर बेसिकली कनेक्टिंग द होलसेलर विद द रिटेलर्स, ठीक है? सो ये इन बिटवीन होते हैं, तो इनको हम कहते हैं थ्री लेवल चैनल। और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, जैसे फिलिप्स है, वो भी ये सिस्टम जो है वो यूज करती है, ठीक है? थ्री लेवल चैनल। सो दीज जो भी आपके जीरो लेवल चैनल के बाद जितने भी चैनल मैंने बताया, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, दे आर नोन एज, दे आर द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इन सबको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग में लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग। एंड जो पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका जो सबसे ऊपर में जो मैंने बताया जीरो लेवल, that is क्लियर है सबको? थम्स अप कर लो, मुझे समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगी। ओके 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 ओके, ठीक। चलो, टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज एंड नंबर हम पढ़ते हैं। ये तो था चैनल, ठीक है? चैनल जिसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम कुछ इंटरमीडियरीज और नंबर को यूज करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो तीन तरीके का, एक होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एक्सक्लूसिव, और ये होता है सिलेक्टिव। ये तीनों को मुझे बहुत अच्छे से आपको कराना है, बट मैं शॉर्टकट में ये तीनों बता देती हूँ क्या होता है बेसिकली। तो एक होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैगी जो है, बताओ मुझे, मैगी आप लोगों के गांव में, विलेज में मिलता है या नहीं? रेज योर हैंड। मिलता है? मिलता है ऑब्वियसली। बिस्किट्स, पार्ले जी, आई थिंक रूरल एरियाज में भी मिलता है। सो डू यू थिंक दैट हाउ दीज प्रोडक्ट्स बेसिकली रीच टू दैट प्लेसेस, रूरल एरियाज तक कैसे पहुंचा? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है वो हर कंज्यूमर की जरूरत है, हर कंज्यूमर उसको परचेज करता है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल जो बिस्किट्स हो गए, टी, आपका जो टी लीव्स हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल है जो घर में हम डेली लगभग कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट लगभग हर एक कंज्यूमर को है, और हर कंज्यूमर जो है इसका पोटेंशियल कस्टमर है, ऐसी सिचुएशन के लिए हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं, जहां पर हम मल्टीपल रिटेलर्स को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल रिटेलर्स तक हम एक चेन बनाते हैं, जहां पर हम हर एक छोटे से छोटे रिटेलर तक अपनी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर पाए। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल में बताया था कि पतंजलि, दे आर आल्सो यूजिंग द सेम सिस्टम, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, बट दे हैव multiple options, like you are able to purchase the product from the online site, online भी आप खरीद सकते हो, multiple platform के through, they have their own stores, they have their selective distribution में मैं बताऊंगी, इनके पास अपने खुद के स्टोर भी अवेलेबल है, ठीक है, जो उनके ब्रांड के हैं, पतंजलि के। You are able to purchase the product from the small general store as well, यानी पतंजलि जो है वो छोटे छोटे रिटेलर्स को भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। So they are using the integrated form of distribution system, right? लेकिन intensive distribution का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट जो हैं वो हर एक छोटे से बड़े आउटलेट तक प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का डिमांड लगभग हर एक एरिया में है, और हर कंज्यूमर जो है इसका पोटेंशियल कंज्यूमर या कस्टमर है, ठीक है? और ये कौन से प्रोडक्ट होंगे? ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ये लगभग हर जगह अवेलेबल है। सो दे आर यूजिंग द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, right? Because every customer is the potential customer and they are able to afford these products, and these products are utilized in their day-to-day life.
तो ये होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसीलिए हम यूज करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन विच इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेकंड आपका आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. सिलेक्ट करते हैं जिनको पता है कि उनके कस्टमर जो है वो बहुत एक्सेसिव नहीं है. ठीक है, डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट वो सेल नहीं करते हैं. जैसे आपके क्लोथ्स के हो गए ब्रांड, जैसे मान लीजिए आप मैक्स ले लो. मैक्स तो खैर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी ब्रांड्स. सो आप पैंटालून्स ले लो, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वेस्ट साइड ले लो, या फिर आप बाटा ले लो. ये सारे के सारे सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं. क्या करते हैं, ये मार्केट एरियाज में अपने आउटलेट के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर सिलेक्टेड नंबर ऑफ आउटलेट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मार्केट में प्रेजेंट रहेगा. लेकिन याद रखिएगा कि ये कभी भी छोटे मोटे लोकेलिटीज में अवेलेबल नहीं होगा. यानी कोई भी स्ट्रीट में आपको ब्रांडेड स्टोर्स नहीं नजर आएंगे. ये ज्यादातर मार्केट एरियाज में होंगे और एक एरिया में लगभग एक आउटलेट अवेलेबल होगा. जैसे अगर मैं बाटा का एग्जांपल लूं, तो बाटा आपके बोरिंग रोड में भी है, बाटा आपके कंकड़बाग में भी है, बाटा जो है इनकम टैक्स के पास भी में भी होगा, बाटा जो है बेली रोड में भी है, बाटा जो है वो गोला रोड में भी है. तो हर एक एरिया के पास एक इनका आउटलेट लगभग रहता है और इनके थ्रू ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं. और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये जनरल स्टोर की तरह नहीं होगा. जैसे पतंजलि जो है वो हर एक जनरल स्टोर में भी मिल जाता है. ये बाटा के प्रोडक्ट आपको सिर्फ बाटा के आउटलेट में अवेलेबल होंगे. सही बात है या नहीं? सही बात है. सो दैट इज नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर आप जो है वो मल्टीपल डीलर्स जो भी होंगे उसी ब्रांड के होंगे, और आप एक एरिया में एक आउटलेट के थ्रू इस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करोगे. और ये कौन कौन सा आइटम हो सकता है? टेलीविजन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, आदित्य विजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस. वॉशिंग मशीन हो सकता है, ग्राइंडर हो सकता है. कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो डीलर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड होंगे. आगे बात समझ में? लेकिन ये आपके इंटेंसिव से कम होंगे. याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज लेस देन द इंटेंसिव. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. अब जहां पर आपके लिमिटेड डीलर्स होंगे, जैसे गुची, ठीक है, पराडा, बर्बेरी, ऑडी, ये ऐसे क्लोथ्स के ब्रांड है और ऐसे ऑटोमोबाइल्स है जिनके बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स हैं. अब जैसे मैं बता देती हूँ, ऑडी का जो है शोरूम दैट इज इन रांची. ठीक है, दैट इज नॉट इन पटना. अब जिसको खरीदना होगा ऑडी, पटना का कोई कस्टमर उसको ऑडी खरीदना है, तो ईदर दैट पर्सन इज गोइंग टू विजिट द रांची शोरूम, राइट. तो ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स जिसका डिमांड बहुत ही कम है, उंगलियों में गिनने वाले वैसे हैं, तो ऐसे केस में हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं. क्योंकि अगर आप मल्टीपल जगह पे शोरूम ओपन करोगे तो मल्टीपल जगह का कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, और आपको पता है कि आपके कस्टमर्स बहुत कम है. अगर आपने रूरल एरियाज में जाकर एक ऑडी का शोरूम स्टार्ट कर दिया, ओपन कर दिया, एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना. तो इसीलिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो महंगे और एक्सपेंसिव और लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये जितने टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है. इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब आपके प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, हर एक कस्टमर उसको अफोर्ड करेगा, हर कस्टमर उसको लगभग खरीदता है. ठीक है, तो इंटेंसिव यूज करते हैं. सिलेक्टिव हम यूज करते हैं जिसके कस्टमर्स तो हैं लेकिन ऑल द टाइम परचेज करने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, वो ड्यूरेबल आइटम्स है. जैसे क्लोथ वगैरह आप हर दिन तो नहीं खरीदते हैं, है ना, तो ड्यूरेबल आइटम्स है, तो उनके लिए हम सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, या तो स्पेशलिटी स्टोर के थ्रू या तो अदर स्टोर्स के थ्रू. ठीक है, सिलेक्टेड एरियाज में ये प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करेंगे. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एकदम गिने चुने, यानी 5 से 7 जो है उनका आउटलेट होगा पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री में. जैसे मैं बता देती हूँ आपको, बर्बेरी जो है ना, वो मुश्किल से 4 से 5 उसका आउटलेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में. क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा स्टोर है बर्बेरी कि वहां का एक एक सूट जो है वो 50-80 के का है. पीपल आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट 50 or 80 के ऑन क्लोथ्स, राइट. सो दैट इज द रीजन दे आर यूजिंग द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर. सो selective is in between the intensive and exclusive. Intensive is something so many outlets, selective very limited outlet, but एक स्टेट में 20-25 स्टोर मिल जाएंगे.
एक्सक्लूसिव देख लो, स्टेट में या तो एक होंगे या पूरे के पूरे रीजन में, जैसे अगर आप ईस्ट जोन ले लो तो एक या दो ऐसे स्टोर्स होंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इट once again. ठीक है, ओके। एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव एंड सेलेक्टिव क्लियर हो गया? हाँ, raise your hand. Okay, okay. See you all in the next class. Just wait for a second. See you all in the next.